इंग्लिश क्लास 505, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना। माय नेम इज कमर। मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूरा सीरीज चला रहा हूं और 4 वीडियो पार्ट ऑफ स्पीच का ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं और आज हम सीखेंगे वर्ब। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और इसे शेयर करना ना भूलें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और अपने दोस्तों के साथ जिनको इनकी ज़रूरत है, ताकि वो भी अच्छी तरह से इंग्लिश पढ़ सके, लिख सके, बोल सके और समझ सके। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए अब हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच पार्ट 5, यानी पार्ट ऑफ स्पीच को हिंदी में शब्द भेद बोलते हैं। वर्ब, तो आज हम सीखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब यानी क्रिया। वर्ब, क्रिया। अ वर्ब इज ए वर्ड विच शो एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन। क्रिया वो है जो किसी कार्य, अवस्था या किसी अधिकार का बोध करता हो। राम इज प्लेइंग फुटबॉल। राम फुटबॉल खेल रहा है, तो यहां पर प्लेइंग एक क्रिया हुई। आई हैव ए कार। मेरे पास कार है, यहां पर हैव मेन वर्ब हुआ। इसी वीडियो में हम सीखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कब मेन वर्ब बन जाता है। शी इज ए डॉक्टर। वो डॉक्टर है, तो यहां पर इज मेन वर्ब है। अब नेक्स्ट स्लाइड। वर्ब्स, मेन वर्ब को ही हम लेक्सिकल वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ही हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। लिंकिंग वर्ब, जिसको हम कॉपुलर वर्ब भी कहते हैं। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। स्टैटिक एंड डायनेमिक वर्ब। तो ये सारे वर्ब हम इस वीडियो में सीखेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड। जितने भी हेल्पिंग वर्ब है बी, हैव और डू से बने हैं। तो देखिए, इन्फिनिट यानी बेस फ्रॉम, टू बी, टू हैव, टू डू। और प्रेजेंट, जिसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, तो इज, एम, आर। और हैव का हैव, हैज और डू का डू डज। और पास्ट का जिसे हम सेकेंड फॉर्म बोलते हैं, वाज, वर और हैड और डिड। पास्ट पार्टिसिपल, जिसे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, बीन, हैड और डन। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें हम आईएनजी जोड़ देते हैं और जिसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, तो बीइंग, हैविंग, डूइंग। तो ये सारे हेल्पिंग वर्ब कभी मेन वर्ब का भी काम करते हैं। ये कब मेन वर्ब का काम करते हैं और कब हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, हम इसी वीडियो में देखेंगे। मेन वर्ब को ही हम लेक्सिकल वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट। राहुल क्रिकेट खेल रहा है, तो यहां पर प्लेइंग मेन वर्ब है और इज हेल्पिंग वर्ब है। सीता वाज टीचिंग इंग्लिश। सीता इंग्लिश पढ़ा रही थी, तो यहां पर टीचिंग मेन वर्ब हुआ और वाज हेल्पिंग वर्ब। सोनिया हैज ए कार। सोनिया के पास कार है, तो लेकिन यहां पर कोई मेन वर्ब नहीं है, तो इसलिए यहां पर हैज मेन वर्ब हुआ। ही इज माई फ्रेंड। यहां पर भी देख लीजिए, यहां पर भी कोई मेन वर्ब नहीं है, इसलिए इज यहां पर मेन वर्ब हुआ। लेकिन इज हेल्पिंग वर्ब कब होगा और हैज हेल्पिंग वर्ब कब होगा, हम आगे देखेंगे। राम हैज प्लेड क्रिकेट। राम क्रिकेट खेल चुका है, तो यहां पर हैज हेल्पिंग वर्ब हुआ और प्लेड मेन वर्ब हुआ। ही डज नॉट प्ले। वो नहीं खेलता है, तो यहां पर डज हेल्पिंग वर्ब हुआ और प्ले मेन वर्ब हुआ। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डू या डज लगता है। आई डू इट, मैं ये करता हूं, तो यहां पर डू मेन वर्ब है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आई बिकम ए टीचर। मैं टीचर बन गया हूं। मैं टीचर बन गया हूं, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, तो यहां पर बीकेम मेन वर्ब हुआ। तो आपने इस स्लाइड में मेन वर्ब, लेक्सिकल वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब को सीखा और अब नेक्स्ट स्लाइड में रेगुलर और इरेगुलर वर्ब को सीखेंगे। रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब नियमित क्रिया। जिस वर्ब के सेकेंड पार्ट सिंपल और थर्ड पार्ट पार्टिसिपल फॉर्म को डी और ईडी लगाकर बनाया जाता है, उसे हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे प्ले, प्लेट, प्लेट। एडमायर,
admired, admired, admit, admitted, admitted. इरेगुलर वर्ब, अनियमित क्रिया। वर्ब के सेकेंड पार्ट सिंपल और थर्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को डी और ईडी लगाकर नहीं बनाया जाता, उसे हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं। सेल, सोल्ड, सोल्ड। स्टैंड, स्टूड, स्टूड। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। फ्लाई, फ्लीव, फ्लोन। लेकिन रेगुलर और इरेगुलर वर्ब पे ऑलरेडी मैं 1 घंटे का वीडियो डेवलप कर चुका हूं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब को ही हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, यानी सहायक क्रिया। द वर्ब विच हेल्प द मेन वर्ब टू फॉर्म ए टेंस, वॉइस और मूड इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। तो यहां पर एम क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ, और प्लेइंग मेन वर्ब हुआ। आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। तो यहां पर एम है ना, वो प्रेजेंट को दिखलाया और वाज पास्ट को दिखलाया। आई विल प्ले, मैं खेलूंगा, तो विल फ्यूचर को दिखलाया। विल यहां पर हेल्पिंग वर्ब है। ये तीनों में टेंस दिखलाया है कि कौन से टेंस में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूं, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, जो अभी अभी ये क्रिया खत्म हुई है। तो यहां पर हैव हेल्पिंग वर्ब है और प्लेड मेन वर्ब है। शी डज नॉट प्ले, वो नहीं खेलती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो यहां पर डज इसलिए लगा क्योंकि नेगेटिव में हमेशा डू या डज लगता है। आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाता हूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव वाक्य है। अ मैंगो इज ईटेन बाय मी, मेरे द्वारा आम खाया जाता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। इस स्लाइड में आपने हेल्पिंग वर्ब सीखा। अब नेक्स्ट स्लाइड। लिंकिंग वर्ब को ही हम कॉपुलर वर्ब कहते हैं। ये देखने में हेल्पिंग वर्ब जैसा ही है, लेकिन बहुत मामूली सा फर्क है, वो इस स्लाइड में आप सीख जाएंगे। शी गॉट एंग्री, वो गुस्सा हो गई, मतलब यहां पर गॉट लिंकिंग वर्ब है। ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, तो यहां पर इज एक लिंकिंग वर्ब है जो ही और डॉक्टर को लिंक कर रहा है। द पेन इज योर, यह पेन तुम्हारा है, तो यहां पर इज एक लिंकिंग वर्ब है। ही इज बीइंग ओल्ड नाउ, वह अब बूढ़े हो रहे हैं, यहां पर इज लिंकिंग वर्ब है। दैट मैन वाज एन ऑफिसर, वह आदमी ऑफिसर था, तो यहां पर वाज ऑफिसर और मैन को लिंक कर रहा है, इसीलिए यहां पर वाज एक लिंकिंग वर्ब हुआ। ही इज हॉनेस्ट, वह ईमानदार है, तो यहां पर हॉनेस्ट और ही को वो लिंक कर रहा है इज, इसलिए यहां पर इज लिंकिंग वर्ब है। शी विल बी टीचर, वो टीचर होगी, यानी फ्यूचर की बात हो रही है कि फ्यूचर में वो टीचर होगी। टीचर और शी को वो लिंक कर रहा है विल, इसलिए विल यहां पर हेल्पिंग वर्ब है। आई हैव ए कार, मेरे पास कार है, तो हैव एक लिंकिंग वर्ब है जो कार को और आई को लिंक कर रहा है। आई कार तो नहीं हो सकता ना, इसलिए हैव यहां पर लिंकिंग वर्ब है। तो आपने यहां पर लिंकिंग वर्ब को सीखा। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। Verb are divided into two parts based on their form, finite and non-finite verb. The verb which change its form according to the tense, sentence or person or number of the subject is called finite verb. ऐसा वर्ब जो वाक्य के टेंस के अनुसार या फिर सब्जेक्ट के पर्सन या नंबर के अनुसार अपने फॉर्म को बदल लेता है, उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। टेंस, नंबर और पर्सन। आई लाइक प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलना पसंद करता हूं। ही लाइक्स प्ले फुटबॉल, तो वो फुटबॉल खेलना पसंद करता है। तो यहां पर देखिए लाइक क्या हुआ, ये फाइनाइट वर्ब हुआ, क्योंकि ये फाइनाइट वर्ब पर्सन के हिसाब से यहां पर चेंज हो गया। अब लाइक क्या हो गया, लाइक्स हो गया, तो लाइक फाइनाइट वर्ब हो गया। ही इज ए डॉक्टर, वो डॉक्टर है। ही वाज ए डॉक्टर, वो डॉक्टर था, तो यहां पर टेंस बदला तो इज वाज में चेंज हो गया, तो इसलिए यहां पर इज और वाज फाइनाइट वर्ब है।
राहुल प्ले क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेलता है, राहुल प्लेड क्रिकेट, राहुल ने क्रिकेट खेला। तो अब यहाँ पर भी देखिए प्ले टेंस के अनुसार चेंज हो गया, प्ले से प्लेड हो गया। तो यहाँ पर प्ले फाइनाइट वर्ब हुआ। नॉन फाइनाइट वर्ब, these verbs do not change their form when tense and person number of the subject change. These verbs are not bounded by the tense and subject of a sentence. I like play football. मैं फुटबॉल खेलना पसंद करता हूँ। He likes play football. वो फुटबॉल खेलना पसंद करता है। तो यहाँ पर देखिए प्ले नहीं बदला, इसलिए वो फुटबॉल खेलना पसंद करता है, तो प्ले यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब हुआ। और लाइक्स बदल गया, तो यहाँ पर लाइक, तो यहाँ पर लाइक फाइनाइट वर्ब हुआ। He want to go there. I want to go there. I wanted to go there. तो यहाँ पर to go कहीं पर चेंज नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर to go नॉन फाइनाइट वर्ब है। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है। टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। चलना सेहत के लिए अच्छा है। तो जिनेंट में भी नॉन फाइनाइट वर्ब होता है और इन्फिनेटिव में भी नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। हैविंग डन हिज वर्क ही स्लेप्ट, मतलब वो अपना काम करते ही सो गया। परफेक्ट पार्टिसिपल है, तो यहाँ पर हैविंग का भी हमने यूज किया। तो इस स्लाइड में आपने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को सीखा। अब नेक्स्ट स्लाइड, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। जितने भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब है इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो डेवलप कर चुका हूँ, लेकिन आपको मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सिखलाऊंगा। अगर आपको मॉडल हेल्पिंग वर्ब के सारे वीडियो देखने हैं, ग्रामर के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर सारे मॉडल हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए। कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, विल, शाल। आई कैन रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता हूं, मतलब यहाँ पर कैन एक एबिलिटी को दिखा रहा है। यहाँ पर एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। कैन आई टॉक टू यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं, तो यहाँ पर एक परमिशन के लिए है। तो कैन परमिशन और एबिलिटी दिखाने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। यू कुड विन द मैच, तुम मैच जीत सकते थे। कुड आई टॉक टू राहुल, क्या मैं राहुल से बात कर सकता हूं। ही कुड मीट यू इन द इवनिंग टुडे, वो शायद तुमसे आज शाम को मिल सकता है। तो यहाँ पर कुड का इस्तेमाल पास की पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, दूसरे में परमिशन लेने के लिए और तीसरे में संभावना दिखाने के लिए। इट मे रेन टुडे, आज शायद बारिश हो सकती है। ही मे कम टू ऑफिस यस्टरडे, वो शायद कल ऑफिस आया होगा। ये बीते हुए टाइम में हो रहा है, ये बीते हुए टाइम की बात हो रही है। यहाँ पर गा गे गी को मत देखिए, यहाँ पर गा गे गी लग गया तो विल लगेगा, ये फ्यूचर का नहीं। हम बीते हुए टाइम में भी हम बोलते हैं कि वो शायद कल आया होगा, इस तरह की हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है, एक संभावना है, जिसके लिए हम मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, एक परमिशन के लिए। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। तो यहाँ पर हम किसी को आशीर्वाद देने के लिए भी हम मे का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम आशीर्वाद देने के लिए जब भी हम इस्तेमाल करेंगे, और स्ट्रॉफी लगाना लास्ट में बहुत जरूरी होता है। ये देखिए लास्ट में यू के बाद और स्ट्रॉफी ऐसे लगाना पड़ेगा। इट माइट रेन टुडे, आज शायद बारिश हो सकती है। तो मे में भी शायद बारिश हो सकती है, माइट में भी शायद बारिश हो सकती है। तो दोनों में फर्क क्या है? मे में संभावना ज्यादा होती है, माइट में संभावना कम होती है। फर्क इतना है। ही हैड सेड दैट ही वुड गो टू दिल्ली, उसने कहा था कि मैं दिल्ली जाऊंगा, यानी उसने बीते हुए टाइम में कहा था कि मैं दिल्ली जाऊंगा। तो अगर वो आज कहता तो यहां पर वुड की जगह विल लगाता कि आज मैं दिल्ली जाऊंगा। लेकिन यहां पर उसने बीते हुए टाइम में कहा था, कल परसों या एक हफ्ता पहले या 2 हफ्ता पहले, इसलिए यहां पर वुड का इस्तेमाल हुआ। When I kids, I would play cricket. जब मैं बच्चा था तो मैं क्रिकेट खेलता था। I would go to school with my brother. मैं अपने भाई के साथ स्कूल जाता था। हम बीते हुए टाइम के में भी जो हमारी पुरानी हैबिट होती है, पुरानी आदत होती है, उसको बताने के लिए भी हम would का इस्तेमाल करते हैं। If I were rich, I would help you. अगर मैं अमीर होता तो मैं तुम्हारी मदद करता। ये कंडीशनल सेंटेंस है, इस पर मैं वीडियो डेवलप करूंगा। आई वुड गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगा। तो यहाँ पर
ये संभावना कम है इसलिए, अगर संभावना ज्यादा होते तो यहाँ पर विल का इस्तेमाल करते। क्या आप मेरे साथ खेलेंगे, तो यहाँ पर ऑफर के लिए भी और संभावना के लिए भी, कंडीशनल सेंटेंस में के लिए भी इस्तेमाल करते हैं कि अगर ऐसा होता तो वैसा होता। आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहूंगा। वुड दे माइंड इफ डोंट गिव देम माई पेन, क्या वो बुरा मानेंगे अगर मैं अपना पेन उनको न दूं। तो इस तरह से भी वुड का इस्तेमाल आप करेंगे। शुड, वी शुड टॉक ईच अदर, हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए। तो यहाँ पर एक सलाह के लिए हम शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक सजेशन के लिए। ही शुड एट ऑफिस राइट नाउ, उसे अब ऑफिस में होना चाहिए। तो यहाँ पर भी एक सलाह है, एक सजेशन है कि इस वक्त उसे ऑफिस में होना चाहिए। तो शुड का इस्तेमाल हम सलाह लेने और देने के लिए करते हैं। यू मस्ट गो टू हॉस्पिटल, तुम्हें हॉस्पिटल जरूर जाना चाहिए। तो अब यहाँ पर यह भी सलाह के लिए है, लेकिन ये कड़ी सलाह के लिए। एक क्योंकि हॉस्पिटल जाना जरूरी होता है जब कोई बीमार होता है, तो इसलिए यहाँ पर यह सलाह दी जा रही है कि यू मस्ट गो टू हॉस्पिटल, तुम्हें हॉस्पिटल जरूर जाना चाहिए। आई विल गो, मैं जाऊंगा। आई शैल गो, भी मैं जाऊंगा। तो आई शैल गो और आई विल गो में दोनों में फर्क क्या है? आई विल गो मतलब इसमें यहाँ पर ज्यादा है कि मैं जरूर जाऊंगा, और आई शैल गो यही थोड़ा यहाँ पर संभावना कम है कि मैं जाऊंगा, इसलिए यहाँ पर हम शैल का इस्तेमाल किए। लेकिन जब हम वी के साथ हम शैल का इस्तेमाल करेंगे तो ये यहाँ पर उलट जाता है। वी शैल गो, हम जरूर जाएंगे। वी विल गो, हम जाएंगे, उसमें संभावना कम हो रहा है। तो लेकिन शाल का इस्तेमाल अब कोई नहीं करता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब हर जगह विल लगाता है, आप विल भी लगाएंगे तो कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं माना जाएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया। अ ट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट रिक्वायर ऑब्जेक्ट रिसीव द एक्शन व्हाट और whom। प्लीज गिव मी, तो प्लीज गिव मी व्हाट, जो सेंटेंस में एक्शन होगा उस सेंटेंस के एक्शन को रिसीव करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। और आप जब पूछेंगे व्हाट और whom, तो वो ऑब्जेक्ट सामने निकल करके आएगा। प्लीज गिव मी, तो व्हाट, तो व्हाट क्या, तो कुछ भी हो सकता है। प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी अ ग्लास वाटर। तो इस तरह से व्हाट पूछेंगे तो वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ही मेड, वो बनाया, तो उसने क्या बनाया, व्हाट क्या बनाया, तो ही मेड अ पेन। आई इन्वाइटेड whom, आई इन्वाइटेड यू, आई इन्वाइटेड देम। whom पूछेंगे तो भी आ जाएगा और व्हाट पूछेंगे तो भी आ जाएगा। उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और बिना ऑब्जेक्ट के ट्रांजिटिव वर्ब अधूरा होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया। द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। कम, गो, स्लीप, सीट, स्टैंड, लाफ, लिव, डाई, एक्सेट्रा। द ग्लास ब्रोक, गिलास टूट गया। तो यहाँ पर ये सेंटेंस कंप्लीट है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ। ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है। प्लीज सिट, बैठिए। ही गोज टू ऑफिस, वो ऑफिस जाता है। यू वर लाफिंग, तुम हंस रहे थे। आई स्माइल, मैं मुस्कुराया। तो ये सारे सेंटेंस को किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी, इसीलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस पूरा है। बहुत से वर्ब ऐसे होते हैं जो ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं और इंट्रांजिटिव भी, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। जब इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट रहता है तब वे ट्रांजिटिव कहे जाते हैं, जब इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो वो इंट्रांजिटिव कहे जाते हैं। द बेल रैंग लाउडली, घंटा जोर से बजा। तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन सेंटेंस पूरा है, इसलिए ये इंट्रांजिटिव है। द प्यून रैंग द बेल, प्यून ने घंटे को बजाया। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है। आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट है लेकिन कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है इसलिए ये ट्रांजिटिव है। तो आपने इस स्लाइड में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब सीखा। अब नेक्स्ट स्लाइड, स्टेटिव एंड डायनेमिक, जिसे हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं। The verb which show state position is called a stative verb. Want, want, need, desire, hope, agree, love, hate, etc.
आई नो यू, मैं तुमको जानता हूँ। द फूड इज सीम हॉट, खाना गर्म लगता है या खाना गर्म लग रहा है। ये स्टेटिव वर्ब हुए। तो यहाँ पर खाने की हम स्टेट को बता रहे हैं, इसलिए स्टेटिव वर्ब है। आई नो, मैं तुमको जानता हूँ, यानी मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, तो इसलिए स्टेटिव वर्ब हुए। द वर्ब विच शो ए फिजिकल एक्शन इज कॉल्ड डायनामिक वर्ब। गो, रीड, रन, राइट, वॉक, टॉक एक्सेट्रा। यू आर गोइंग टू द ऑफिस, तुम ऑफिस जा रहे हो। आई एम वॉकिंग, मैं चल रहा हूँ। यू रन वेरी फास्ट, तुम तेज दौड़ते हो। ये सारे डायनामिक या एक्शन वर्ब है, क्योंकि इसमें फिजिकल वर्क हो रहे हैं। सम वर्ब हैव टू मीनिंग्स, वन मीनिंग इज डायनामिक एंड द अदर मीनिंग इज स्टेटिव। These verbs are called mixed verbs. Have, think, feel, see, look, smell, appear. I am having a bad time. मेरा बुरा टाइम चल रहा है या मैं बुरे वक्त से गुजर रहा हूं। I am having my breakfast. मैं ब्रेकफास्ट ले रहा हूं। I have a car. मेरे पास कार है। I am thinking about my business. मैं अपने बिजनेस के बारे में सोच रहा हूं। I think that you will pass the exam. मैं सोच रहा हूं कि तुम एग्जाम पास हो जाओगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आ गया होगा, और ना समझ में आया है तो बार बार देखिए, ज़रूर समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।